Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to our online classes. Student आज बात करेंगे chapter number 1 chapter number 7 chemistry of hydrocarbon का lecture number 1 और मैं हूँ आपके साथ मसूद शाह। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये बात पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी सर वो केमिकल कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में सुई गैस आती है। ठीक है, ये जो सुई गैस है इसके अंदर मीथेन यानी CH4 मौजूद होता है। इसी तरीके से एक बहुत फेमस हाइड्रोकार्बन है जिसको आप बेंजीन बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। तो इसके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो केमिकल कंपाउंड जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मीथेन भी हाइड्रोकार्बन है और बेंजीन भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ इथेन पर। ठीक है, अब इथेन है क्या चीज़। इथेन जो है वो अल्केन फैमिली का सेकंड मेंबर होता है। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 चल रहा है। इथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है फाउंड इन गैसियस स्टेट, ये एक गैस होती है। इथेन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, और ये किस तरह की गैस होती है, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। इथेन इज द सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली का ये सेकेंड मेंबर है। इट कंटेन 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर इथेन इज C2H6, इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। ठीक है स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री ऑफ इथेन में हमने सबसे पहले इथेन का आपसे इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, यानी सर इथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इथेन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। इथेन इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली का ये सेकंड मेंबर है। इट कंटेन 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम, इसमें 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर होता है C2H6। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन पर अगर बात की जाएगी तो आपको मालूम है कि इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 होता है। इसमें 2 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के सराउंडिंग में आपको 3-3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। ये सेंट्रल एटम कार्बन है, ये इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन है, और ये दूसरा एटम है, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन है, और चौथी वैलेंसी जो है दोनों ने आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर फाइंड करना है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। तो आप किसी भी एक कार्बन को कंसीडर कर लें, एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दूसरे कार्बन की भी वही हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हमने एक कार्बन को लेट कर लिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। अगर इसका अच्छा, अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर अच्छा, तो अगर सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चले गए, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, 2p के अंदर चले गए। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक बात। अच्छा, अब अगर मजीद आगे चलते हैं तो हमें ये बात मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन में और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में जो है सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो आप 1s को कंसीडर नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यानी 2s और 2p को जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, P के बारे में आपको मजीद जो बात मालूम है कि P जो है वो P के 3 डीजेनरेटेड लेवल होते हैं, PX भी होता है, PY भी होता है और PZ भी होता है। तो देखिए, ये तो 2s है, 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p 3 डीजेनरेटेड लेवल में जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है 2px, ये रहा 2px, और एक होता है 2py, ये आपके पास 2py है, और ये रहा आपके पास 2pz, और ये जो है वो 2s है। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक
क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा 2p में जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर होगा, 2px में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2py में होगा, और 2pz जो होगा वो कैसा होगा, वो एम्प्टी होगा, वो कैसा होगा, वो खाली होगा आपके पास। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये तो आपके पास हो गई बात, हमने किसकी कर ली। अच्छा ये ग्राउंड स्टेट है, कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पहले। अच्छा जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए क्या करेंगे कि यानी जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 2s क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन 2pz को दे देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल्स चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या चाहते हैं कि वो क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। अब ऑर्बिटल स्टेबल होने की दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो, कैसे हो, कंप्लीटली फिल्ड हो तो भी वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, या फिर वो पार्शियली फिल्ड हो, या फिर वो कैसे हो, पार्शियली फिल्ड हो तो भी वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो अगर आपके जो तो अगर आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो भी वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, और अगर पार्शियली फिल्ड होंगे तो भी स्टेबल होंगे। तो s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पार्शियली फिल्ड होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंप्लीटली फिल्ड होगा। यानी सर दो इलेक्ट्रॉन पर भी s ऑर्बिटल स्टेबल होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर भी s ऑर्बिटल स्टेबल होगा। तो अगर तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा यार एक इलेक्ट्रॉन में 2p को दे देता हूं, क्योंकि अगर मेरे पास एक बचेगा तो भी मैं स्टेबल होऊंगा, लेकिन p को देने का फायदा ये होगा कि p के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में कुछ इसी तरह का काम होगा कि s ने अपना, देखें s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, p को दे दिया। ऊपर ग्राउंड स्टेट में p के पास, pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। एक्साइटेड स्टेट में pz के पास जो है वो एक अदद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, अनपेयर्ड हो गए, कैसे हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अच्छा जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये आप देख रहे हैं 2s से इलेक्ट्रॉन कहां गया, 2pz में आ गया, ठीक है। अच्छा जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो आपको मालूम है हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच है। ये एक हाइड्रोजन अटैच है, ये दूसरा हाइड्रोजन अटैच है, ये तीसरा हाइड्रोजन अटैच है, और चौथी जो वैलेंसी है, यानी चौथी जो वैलेंसी होगी वो उसके साथ ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैच है, यानी CH3 अटैच है, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो टोटल ये आपके, यानी यहां पर क्या आ गया, CH3 आ गया। अच्छा अब ये हो गई मिक्सिंग। अच्छा अब क्या हुआ, सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड बना लिए। अब जब सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाता है तो यहां होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि ये जो सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल हैं, यानी कौन कौन से ऑर्बिटल, यानी ये जो आपका s2s हो गया एक ऑर्बिटल, 2px दूसरा, 2py तीसरा, और 2pz चौथा, ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। इसको बोलते हैं इंटरमैंगल, मिक्स अप होना। जब ये मिक्स होते हैं तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने नए ऑर्बिटल बनते हैं, और नए ऑर्बिटल जो बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, उनके रिजल्ट में 4 नए ऑर्बिटल बन गए। तो देखें अब क्या हुआ कि मिक्सिंग ऑर्बिटल्स कितने थे, एक s ऑर्बिटल था, यानी s कितना था, एक s था, 1s, और p के कितने थे, 3 ऑर्बिटल थे। तो 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, और जब भी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो बनने वाली जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो टेट्राहीड्रल होती है, और जो एंगल होता है वो होता है 109.25 का। किसका होता है, 109.25 का। तो मिक्सिंग ऑर्बिटल में तो यहां पर हमें ये बात पता चल गई कि ये जो इथेन है, इथेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल जो होगी उसकी शेप होगी, और एंगल क्या होगा, 109.25 का जो होगा वो क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। तो ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। ये जो है वो ये आपका सेंट्रल एटम कार्बन है, ये रहा सेंट्रल एटम जो रेड से, ये सेंट्रल एटम। हर कार्बन के सराउंडिंग में 4 ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मैं येलो से आपको दिखाऊंगा। देखें ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है, ये रहा, ठीक है, ये पहला ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पहला ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ येलो से। फिर ये दूसरा ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये कितने ऑर्बिटल हो गए, ये 2 ऑर्बिटल हो गए, सही है। अच्छा जी,
फिर ये तीसरा ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्यों ये 4 ऑर्बिटल क्यों बने? क्योंकि मिक्स 4 ऑर्बिटल हुए थे, तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे नए भी उतने ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल हो गए, और चौथा ऑर्बिटल जो होता है वो बिलो द, ये प्लेन के पीछे होता है। आधा तो नजर आ रहा है, आधा नजर नहीं आ रहा। आधा कहाँ चला गया भाई? आधा जो है वो इस वाले ऑर्बिटल के पीछे चला गया, तो वो इसलिए नजर नहीं आ रहा। तो ये आपका जो रेड वाला है, ये हाफ जो है वो तकरीबन इसका नजर आ रहा है आप लोगों को, और बाकी का पार्ट नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो कहां चला गया? पीछे चला गया। तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं? क्योंकि इसके 4 कॉर्नर है। देखें ये कॉर्नर मैं यहां से ये रेड मार्कर से बताता हूँ। ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, और ये चौथा कॉर्नर। तो टोटल 4 कॉर्नर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेट्राहीड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका जो हाइब्रिड, ये अगर एग्जाम में आ जाए तो आपने ये वाली डायग्राम आपने बनानी है। कौन सी वाली डायग्राम बनानी है? ये वाली डायग्राम आपने बनानी है, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये डायग्राम आप बनाएंगे और आपको जो है वो मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे, और इसी तरीके से आपने बनानी है जिस तरह से मैंने आपको समझाई है, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात स्टूडेंट? ये सारा मैं मिटा देता हूँ। तो अच्छा, अब हर कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है? हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो आपको मैं ग्रीन से दिखाता हूँ हाइड्रोजन कहाँ पर है। ये देखें, ये एक हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, नजर आ रहा है। ये दूसरा हाइड्रोजन है, और ये तीसरा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। तो ये स्फेरिकल शेप वाला जो ऑर्बिटल है, ये क्या है? ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। ये आपको जो नजर भी आ रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 109 का है, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये मैं राइट से आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला, ये होता है 109.25 भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में, और कुछ किताबों में 109.5 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? बॉन्ड एंगल है। सही है बेटा? तो यहाँ पर आपका जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथेन पर, कि इथेन को किन किन तरीकों से तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो पहला तरीका होता है वो होता है बाय द रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड। यानी आप क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे किस चीज की? इथाइल आयोडाइड की। इथाइल का मतलब C2H5, ठीक है, 2 कार्बन वाला को इथाइल बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 डेफिनेशन होती हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे। तो 2 तरीके हैं रिडक्शन करवाने के। पहला है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब कि रिडक्शन तो करवाएंगे, उसमें कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे? कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो वो कैटालिटिक रिडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड विच इज C2H5I। क्या होता है इथाइल आयोडाइड? C2H5I जो है वो क्या है? आपका इथाइल आयोडाइड है, ठीक है भाई। कैसे करवाएंगे? तो व्हेन इथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम, ठीक है, ये प्लाडियम कैटालिस्ट, प्लाडियम एज अ कैटालिस्ट, ठीक है। तो इट प्रोड्यूस इथेन। तो होगा क्या कि ये जो आपके पास C2H5I है, जब आप इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाओगे, किससे रिएक्ट करवाओगे? हाइड्रोजन से जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो आपने क्या किया? C2H5I को H2 से रिएक्ट करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम। प्लैटिनियम ये एज अ कैटालिस्ट है। तो क्या होगा? ये जो C2H5 है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, ये C2H5 जो होगा, ठीक है, ये यहाँ पर ये चीज रॉन्ग आ गई है। तो ये जो C2H5I है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो होगा इसमें से, यानी ये जो 2 हाइड्रोजन है, इनमें से जो एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यानी जो एक हाइड्रोजन होगा, यानी ये 2 हाइड्रोजन है, एक H ये रहा, ठीक है, एक H ये रहा, 2 हाइड्रोजन होंगे H2 के अंदर। एक H जो होगा वो I के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला जो I है ये इसके साथ रिएक्ट करके HI के साथ रिएक्ट करके HI बना लेगा, हाइड्रोजन आइड। फिर जो दूसरा H होगा वो C2H5 के साथ जाके हाइड्रोजन की, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, और प्रोडक्ट ये नहीं होगा, प्रोडक्ट यहाँ पर होगा C2H6। क्या होगा? C2H6। मैं इसको करेक्ट भी कर दूंगा, ठीक है। तो C2H6 जो है वो आपका क्या बन जाएगा?
आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, C2H6। तो पहला जो मेथड है रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड को का जो पहला पार्ट है उसमें आप क्या करवाते हो, कैटालिस्ट यूज करते हो, तो ये कैटालिटिक रिडक्शन कहलाती है। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है बाय द यानी रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड की करेंगे लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे। देखो नेसेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं होता बल्कि एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो किसी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बन रहा होता है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, when ethyl iodide is treated with nascent hydrogen it produce methane। the nascent hydrogen is obtained from zinc copper couple and ethanol, यानी zinc copper couple को ethanol से रिएक्ट करवाते हो तो आपका जो nascent hydrogen मिलता है, यानी अगर ये केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में मिल रहा है तो ये क्या होगा, nascent hydrogen कहलाएगा। वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में मिल रहा होता है वो आपका nascent हाइड्रोजन कहलाता है। वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में मिल रहा होता है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में मिलता है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? आइए इसकी इक्वेशन देखते हैं। देखें ये रहा, ये आपके पास C2H5 इथाइल आयोडाइड को आपने रिएक्शन करवाया, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी H2 नहीं है बल्कि ये H है यानी एटॉमिक हाइड्रोजन है, और वो एटॉमिक हाइड्रोजन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बाय द इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन से इसको प्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाएगा। एक हाइड्रोजन I के साथ रिएक्ट करके HI बना देगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन होगा वो H के साथ कार्बन C2H5 के साथ जाके लग के आपको C2H6 ये आपका डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आता कैसे है, ये जो हाइड्रोजन है वो किस तरह आता है, आप जिंक और कॉपर का जो कपल होता है, ठीक है, जिंक कॉपर के कपल को इथेनॉल से C2H5 से रिएक्ट करवाते हो तो जिंक अपना इथॉक्साइड बनाएगा, ये जिंक इथॉक्साइड है, जिंक अपना इथॉक्साइड बनाएगा और एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा और कॉपर अलग हो जाता है। ये इक्वेशन है जो आपको बता रही है कि ऊपर वाले केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल एटॉमिक हाइड्रोजन आ रहा है वो किस तरह आ रहा है। वो आ रहा है कि जिंक और इथेनॉल, जिंक कॉपर का जो कपल होता है वो इथेनॉल से रिएक्ट करता है और आपको क्या दे देता है, आपको जिंक इथॉक्साइड दे देता है और हाइड्रोजन मिलती है और कॉपर मिलती है। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं फर्दर। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन से भी तैयार कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि वाटर की मौजूदगी में मॉलिक्यूल को लाइसिस करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, गिव्स अल्केन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन की हाइड्रोलिसिस करेंगे और देखो जितने कार्बन का आपको अल्केन तैयार करना है उतने ही कार्बन का आपको अल्काइल रेडिकल यूज करना है। तो यहां जो आप इथाइल यूज कर रहे हो उसमें 2 कार्बन होते हैं क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें भी 2 कार्बन है। इक्वेशन देखते हैं, ये C2H5 यानी ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसको आपने वाटर से रिएक्ट करवाया H और OH से, क्या होगा, ये जो आपका मैं आपको बताता हूं ये रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। अच्छा रेड से हुआ है, हम ब्लू कलर यूज करते। देखें ये जो आपके पास OH है, सॉरी बहुत ज्यादा डार्क हो गया, कलर ले लेता है थोड़ा सा लाइट ब्लू। ये जो आपका OH है, ये जो OH है ये क्या करेगा, MgI के साथ रिएक्ट करेगा और MgOHI बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। जब ये MgOHI बना देगा फिर क्या होगा, अभी मैं आपको लाइट ग्रीन से दिखाता हूं कि फिर जो आपका ये वाला जो H है यानी वाटर का जो H होगा वो C2H5 से जाके कंबाइन होगा, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेगा और आपका क्या बन जाएगा, C2H6 यानी आपका डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हो गई, यानी वाटर की मौजूदगी में ग्रिग्नार्ड रीजन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्केन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है, व्हेन मिथाइल आयोडाइड। वुड्स रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन कहता है जब मिथाइल आयोडाइड को हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम मेटल से इन सॉल्वेंट ईथर, ईथर सॉल्वेंट के अंदर, तो उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, अल्केन मिल जाता है। अच्छा मिथाइल आयोडाइड क्या होता है, यानी मिथाइल आयोडाइड यानी मिथाइल आयोडाइड क्या मतलब CH3I, इसके 2 मॉलिक्यूल आप लोगे, देखें CH3I के आपने कितने लिए, 2 मॉलिक्यूल। इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या हुआ कि सोडियम ने आयोडीन के साथ यह करके अपना प्रोडक्ट बना दिया CNAI
और बाकी जो दो CH3 बने उन्होंने आपस में बॉन्ड बना दिया, और मैं आपको जो है वो लाइट ब्लू से दिखा रहा हूँ, और जो उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया CH3 मिलेंगे तो C2H6 बन जाएगा और ये आपका डिजायर प्रोडक्ट आ गया। क्लियर हो गई स्टूडेंट यहाँ तक बात? फर्दर आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इथेन में जो आपकी फोर्थ प्रिपरेशन है वो कहलाती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम क्या करते हैं, व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म इथेन। यानी आपने क्या करना है, इथीन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करानी है। किसकी करानी है? इथीन की। इथीन क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पहले आपने जो करवाई थी वो करवाई थी इथाइल आयोडाइड की, अब इथीन की करवाएंगे। इथीन की कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक है। यहाँ जो यूज होगा कैटालिस्ट वो निकल यूज होगा। ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे। सही है। सिंपल क्या होगा कि देखिए मैं रेड मार्कर से आपको दिखाता हूं पेन से, ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जाकर ब्रेक हो जाएगा। जब ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जाकर ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोनों कार्बन की वैलेंसी जब डिस्टर्ब होगी तो यहां पर क्या मौजूद है? H2 मौजूद है। H2 जो होगा वो हर कार्बन के साथ जाके इस कार्बन के साथ भी अटैच हो जाएगा एक H, और एक H इस कार्बन के साथ भी जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो ये आपकी थी फोर्थ प्रिपरेशन। क्लियर हो गई? अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन पर, कि इथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखें, इथेन जो है वो केमिकली जो है वो अनरिएक्टिव होता है। यूजुअली आपको रिएक्शन नहीं देता, आप इसको जो है वो एसिड से, बेस से, केमिनोफोर सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाओगे, रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसकी तमाम वैलेंसी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कंप्लीट है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, सैचुरेटेड है। क्या ज़रूरत है रिएक्शन करने की? ऑलरेडी बाप का बहुत पैसा है, बहुत माल है अपने पास। ठीक है, क्या ज़रूरत है काम धंधा करने की? तो इसके साथ भी यही वाला हिसाब किताब है। अच्छा जी, अब अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं देता तो क्या हुआ भाई? इसको जला देंगे पकड़ के। इसको हमने जला दिया, यानी कंबशन करवाई। कंबशन का मतलब क्या होता है कि एयर की प्रेजेंस में आप इस कंपाउंड को कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं। तो व्हेन इथेन बर्न इन plentiful supply of oxygen, it produce carbon dioxide, steam and lot of heat. It burn with non-luminous flame. ठीक है। अच्छा, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस क्या होते हैं? लुमिनियस चमकता हुआ होता है, नॉन लुमिनियस जो होता है वो गैर चमकता हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? आपने क्या किया, इथेन जो था आपके पास, यानी इसको मैं आपको दिखाता हूं लाइट ग्रीन कलर से, ये आपका इथेन है। ठीक है, C2H6 है। ठीक है, अभी भूल जाए इक्वेशन को बैलेंस करने को, अभी 2 को भूल जाए भाई, ये C2H6। आपने इसको O2 से जो है वो क्या किया, ऑक्सीजन से आपने इसको क्या किया, O2 यानी एयर के ऑक्सीजन में जलाया, तो इसने आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दिया, और क्या दिया? वाटर यानी H2O दे दिया। क्या दे दिया? H2O यानी वाटर दे दिया। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, पेट्रोल वगैरह को जलाएंगे, तो उससे जो है वो एक गैस निकलेगी, जो कि एक गैस निकलेगी उससे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और स्टीम निकलेगी, वाटर के वेपर, और आपको हीट फील होगी कि आग कहीं लग रही होगी, आप उसके करीब खड़े हैं तो आपको एक तपिश फील होगी। वो इसलिए फील होती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जो है वो यहां से क्या होती है? इवॉल्व हो रही होती है। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? यानी ये जो C2H6 था आपके पास, C2H6, ठीक है, ये जो C2H6 था, इस C2H6 ने जब O2 से रिएक्शन किया, किससे किया? O2 से रिएक्शन किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला आपको। क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिला आपको? वाटर मिला। क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर यानी H2O मिल गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिल गया, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया और वाटर भी मिल गया, C2H6 को आपने O2 से जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। ठीक है। और हीट भी क्या हो गई? इवॉल्व हो गई। तो ये जो रिएक्शन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंबस्शन। यानी यहाँ पे हीट, यानी यहाँ पर क्या हो गई? कंबस्शन हो गई। क्या हो गई? कंबस्शन हो गई। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ इक्वेशन को बैलेंस मैं आपको करना बता देता हूँ। यहाँ आपने क्या लगाया? 2 लगाया। जब यहाँ आप 2 लगाएंगे तो कार्बन 2 टू द 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 टू द 12, तो यहाँ पर आपने 6 लगा दिया। 6 टू द 12 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन भी हो गया। अब आखिरी चीज क्या रह गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखें, 4 टू द 8 और 8 और 6
14 हो गए, तो यहाँ आप 7 लगाएंगे तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया कंबस्शन रिएक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है, एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। The type of substitution reaction in which one or more hydrogen atom of ethane are replaced by halogen atom is called halogenation। यानी एक या एक से ज्यादा जो कार्बन एटम होगा, कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस होगा हैलोजन से, वो हैलोजिनेशन कहलाएगी। इक्वेशंस देखते हैं, जैसे ये इथेन है सी लाइट ग्रीन कलर से, ये आपका CH3 जो है वो इथेन है, ठीक है। आपने इसको क्लोरीन Cl2 से रिएक्ट करवाया, क्या होगा अगर Cl2 से रिएक्ट करवाओगे, तो होगा कुछ यूं कि जब आपने रिएक्शन करवाया इसको किस चीज के साथ, Cl2 के साथ, तो यहां पर क्या होगा कि CH3 का एक H, सही है, और इसका एक Cl मिलके क्या बना देंगे, आपको बना के देंगे, ये लाइट ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये बना के देंगे HCl। क्या बना के देंगे, HCl आपको बना के देंगे। एक H और एक Cl मिलके क्या बनाएंगे, HCl। तो इन्होंने क्या बना के दे दिया, HCl जो है वो आपको बना के दे दिया। अब जब HCl बन गया तो ये जो आपका Cl होगा वो क्या करेगा, H की जगह पे लग जाएगा। तो यहाँ ये क्या था, अब मैं आपको जो है वो ब्लू से दिखाता हूँ। देखिए CH3 तो एज इट इज रहा, ठीक है। अच्छा CH3 के बाद यहाँ CH3 था, एक H तो निकल गया, क्या रह गया, CH2 रह गया। ये CH2 एज इट इज है। अब उस कार्बन की वो वैलेंसी जो हाइड्रोजन निकल कर चला गया उसको कंप्लीट करने के लिए कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2Cl। क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl। ये हो गया आपके पास CH3 CH2Cl। क्लियर हो गई यहां तक बात, ओके फाइन। CH3 CH2Cl ये आपका हो गया, आपका ये आपका बन गया क्लोरोइथेन। अच्छा, क्लोरोइथेन इसका नाम है, ठीक है। अब फर्दर इसकी जो होगी वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। अब देखें फर्दर सब्स्टिट्यूशन देखें, अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। अब आप इसको जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन हुई ना। अब देखें कार्बन दो है, मैं आपको जो है वो पर्पल कलर से दिखाता हूं। देखें एक कार्बन ये है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन ये है, अभी इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब देखें अब क्या होगा, अब सब्स्टिट्यूशन के दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन का मतलब अब क्या होगा, अब या तो मैं आपको दिखाऊंगा येलो कलर से, या तो इस वाले यानी पहले कार्बन का जो 3 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, यानी जो, अच्छा सही है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जो मैं आपको येलो से दिखा रहा हूं। ये जो आपको दिख रहा है, एक पहले कार्बन पर भी Cl आ गया, दूसरे कार्बन पर भी Cl आ गया। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये कब हुआ, जब पहले कार्बन से यानी 2 डिफरेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकल गए, एक से तो ऊपर निकल गया था, अब दूसरे कार्बन से भी हाइड्रोजन निकल गया, सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन के साथ, तो 1,2 प्रोडक्ट मिला। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या है, अब मैं आपको सेकंड कंडीशन समझाता हूं, इसको मैंने यहां से मिटा दिया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ये है कि आपको मैं अब दिखाता हूं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, कलर मैं वही पर्पल यूज करूंगा। अब अगर मिसाल के तौर पर इसी कार्बन से एक और हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी रिप्लेस हुआ है ना क्लोरीन से, देखें ये क्लोरीन आया हुआ है एक ऑलरेडी, अगर दोबारा भी इसी कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट ये बनेगा, CH3 एज इट इज रहेगा, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो वो CH और Cl2 2 हो जाएंगे, तो ये कहलाएगा, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन है तो ये कहलाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। और ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन और 1,2 डाइक्लोरोइथेन दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर्स, के यहाँ पर पोजीशन का जो है वो डिफरेंट है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये हैलोजिनेशन चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब सारे के सारे कार्बन आइटम क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो है वो हम अपना आज की क्लास जो है वो स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज हमने जो है वो इथेन पर बात की है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इथेन पर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।